वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम विलियन के बारे में पढ़ रहे थे। विलियन के बारे में हमने 3-4 लेक्चर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और वाष्पदाब, राउल्ट का नियम, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, इसके बारे में आप लोग पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक उसको आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसको आप लोग अवश्य पढ़ लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे परासरण और परासरण दाब के बारे में, यानी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो परासरण और परासरण दाब ये क्या होता है, इन दोनों की हम डिफिनीशन देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि परासरण क्या है। तो परासरण को आप डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो भिन्न सांद्रता के विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं, अलग करते हैं, तब विलायक के जो अणु होते हैं उनका कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन जो होता है वही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है। और इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य दाब हम लगाते हैं वही बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कि परासरण और परासरण दाब क्या है। डिफिनीशन आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि दो विलयन है, एक पात्र में हम क्या करते हैं कि दो विलयनों को लेते हैं। मान लीजिए ये एक क्या है, पात्र हमने ले लिया है, एक बर्तन ले लिया है। ठीक है। और इस पात्र में हमने क्या किया कि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन को पृथक कर दिया। तो ये मान लीजिए क्या हो गई, आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली हो गई। ठीक है। और उसके बाद इसमें हम विलयन लेते हैं। ठीक है। अब ये इसकी सांद्रता क्या है, कम सांद्रता, और ये क्या है, उच्च सांद्रता वाला विलयन। और इन दोनों को अलग किया गया है एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। आया समझ में? तो दो भिन्न सांद्रता के विलयन हमने लिया है, जिसमें एक की सांद्रता कम है और दूसरे की सांद्रता अधिक है, और दोनों विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया गया है। तब परासरण की क्रिया में होता क्या है कि ये जो विलायक के कण होते हैं, ये कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर मूव करते हैं, यानी इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। ठीक है। तो ये जो गोला दिख रहा है ये क्या है, विलायक के अणु, और ये जो बिंदु है ये क्या है, विलेय के अणु। ठीक है। तो विलायक के कणों का कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जो गमन हो रहा है वही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब इस गमन को रोकने के लिए हम इस उच्च सांद्रता वाले विलयन पर जो दाब आरोपित करते हैं, जिससे ये परासरण की क्रिया रुक जाती है, वही दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है। तो ये परासरण और परासरण दाब हो गया। अब यहां पर हमने जिक्र किया है अर्ध पारगम्य झिल्ली का। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली है क्या और कितने प्रकार की होती है, इसको देख लेते हैं। ठीक है।
तो देखते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। इसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए मेम्ब्रेन कई प्रकार की होती हैं, झिल्लियाँ कई प्रकार की होती हैं। अपारगम्य झिल्ली होती है। अपारगम्य झिल्ली का मतलब होता है कि उस झिल्ली के आर पार न तो विलायक के कण जा सकते हैं और ना ही विलेय के कण जा सकते हैं, ठीक है। पारगम्य झिल्ली होती है जिसके द्वारा विलेय और विलायक के दोनों कण आर पार जा सकते हैं, वो पारगम्य हो गया। इसके बाद होता है चयनात्मक पारगम्य, जो कुछ विशेष चुने हुए कणों को अपने से आर पार जाने देती है। और चौथे प्रकार की जो झिल्ली है वह आपकी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। ये इस प्रकार की झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो केवल विलायक के कणों को अपने से आर पार जाने देती है। विलेय के कण इस झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या है कि ऐसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण आर पार जा सकते हैं, वह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली को उसके स्रोत के आधार पर हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, और दूसरा है कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। तो प्राकृतिक पारगम्य अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब जो प्रकृति में झिल्लियां उपस्थित हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करती हैं, और कृत्रिम का मतलब है कि ये लेबोरेटरी में बनाई गई अर्धपारगम्य झिल्लियां होती हैं। इनके अंतर्गत आएगा कौन, ये देख लेते हैं। तो कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली के अंतर्गत कौन कौन आएगा वो देखिए। कृत्रिम पारगम्य के अंतर्गत जंतुओं और प्राकृतिक के अंतर्गत जंतुओं और वनस्पति कोशिकाओं के आवरण, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। इसके अलावा पित्ताशय की जो झिल्ली होती है, पित्ताशय की झिल्ली यानी मेम्ब्रेन ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसके अलावा सेलोफेन और कोलोडियन, ये सभी क्या है, ये आपकी प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं। कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली में देख लेते हैं कौन कौन आएगा। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट की झिल्ली, ठीक है। ये किस में आएगी आपकी, कृत्रिम अर्धपारगम्य में। कॉपर फेरोसाइनाइड, सेलुलोज नाइट्रेट, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो उसमें 3 ऑप्शन आपके इनमें से रहेंगे, एक ऑप्शन जो है वो कृत्रिम वाले में से रहेगा, ठीक है। मोस्टली सेलुलोज नाइट्रेट या कॉपर फेरोसाइनाइड या कैल्शियम फास्फेट में से किसी का भी एक दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा फिनाल की जो परत होती है वह जल में
अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, वो भी एक कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, तो ये हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि परासरण दाब के नियम क्या क्या हैं। ठीक है, परासरण दाब के नियम, एक वैज्ञानिक थे वांट हाफ, वैज्ञानिक का नाम क्या था, वांट हाफ था। इन्होंने ये पता लगाया अपने प्रयोगों के आधार पर कि किसी विलयन में विलेय के जो अणु होते हैं वो गैसीय अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं। इन्होंने कई सारे प्रयोग किए विलयन के ऊपर और यह पाया कि विलेय के कण गैसीय अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं। और फिर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो गैसीय नियम है, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवागाद्रो का नियम, इन गैसीय नियमों को हम तनु विलयनों के ऊपर लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर इन्होंने तनु विलयनों के लिए बायल, चार्ल्स और आवागाद्रो का जो नियम था उस नियम को संशोधित करके परासरण दाब के नियम को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो परासरण दाब के जो प्रमुख नियम है उनमें से सबसे पहला जो नियम है वह है बायल वांट हाफ नियम। तो इस नियम को हम देखते हैं। पहला नियम बायल वांट हाफ नियम। ठीक है, तो गैसीय नियम बायल ने दिया था, वांट हाफ ने इस गैसीय नियम को तन विलयन पर लागू कर दिया और उन्होंने जो नियम दिया वह बायल के नाम पर ही बायल वांट हाफ नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का परासरण दाब, किसी तन विलयन का परासरण दाब, ये विलयन के आयतन के समानुपाती होता है। सॉरी, समानुपाती कह रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये नियम किसका है, बायल वांट हाफ नियम। गैसीय नियम बायल का क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसमें शर्त क्या है कि सांद्रण स्थिर हो। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि परासरण दाब को प्रदर्शित किया जाता है पाई के द्वारा। ठीक है, तो पाई प्रोपोर्शनल 1/V। ये कब होगा, स्थिर ताप एवं सांद्रण पर, यानी विलयन की सांद्रता ना तो चेंज हो रही है ना ही विलयन का तापमान चेंज हो रहा है। उस स्थिति में परासरण दाब विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दें, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक स्थिरांक रखना पड़ता है। इस स्थिरांक को k से प्रदर्शित किया जाता है। तो पाई बराबर क्या हो गया, k इंटू 1/V, या हम कह सकते हैं कि पाई v इज इक्वल टू k। ठीक है, अब यहाँ पर पाई बराबर क्या है आपका, परासरण दाब है, v बराबर क्या है, विलयन का आयतन।
और k बराबर क्या है, स्थिरांक। ठीक है, तो ये समीकरण जो है, ये समीकरण किसको प्रदर्शित करता है, बायल-वांट-हाफ नियम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो दूसरा जो परासरण दाब का नियम है वह चार्ल्स के गैसीय नियम पर आधारित है। चार्ल्स का गैसीय नियम क्या कहता है कि स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी पर यह नियम आधारित है। तो चार्ल्स वांट-हाफ नियम कहता है कि स्थिर सांद्रण या आयतन पर किसी तन विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अभी हमने क्या बताया, परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं, तो पाई प्रोपोर्शनल टी। ठीक है, या अगर हम पाई को हटाते हैं, समानुपात को हटाते हैं, तो पाई इक्वल टू के टी हो जाएगा, या पाई अपान टी इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण जो है ये किसको प्रदर्शित करता है, चार्ल्स वांट-हाफ नियम को प्रदर्शित करता है, जहां पाई बराबर क्या है, परासरण दाब। ठीक है, टी बराबर क्या है, परम ताप, और के बराबर क्या है, स्थिरांक। ठीक है, तो चार्ल्स वांट-हाफ नियम क्या कहता है कि स्थिर सांद्रण या आयतन पर किसी तन विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, पाई प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं और परम ताप को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आवागाद्रो का नियम तीसरा नियम है। आवागाद्रो ने गैसीय नियम में क्या बताया था, समान ताप और दाब पर दो भिन्न गैसों के आयतनों में मोलों की संख्या समान होती है। उसी नियम को इन्होंने तन विलयन पर लागू कर दिया और इन्होंने क्या बताया कि समान ताप व परासरण दाब पर दो तन विलयनों के समान आयतनों में मोलों की संख्या समान होती। यानी दो तन विलयन लिए गए, मान लीजिए उनका आयतन समान है V लीटर, और उसमें कंडीशन क्या है कि तापमान और परासरण दाब दोनों तल विलयनों का समान है, तो दोनों विलयनों में जो मोलों की संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो इस नियम को अगर हम व्यक्त करें तो हम व्यक्त कर सकते हैं किससे, V प्रोपोर्शनल n, या V इक्वल टू के एन, या V बाई एन इक्वल टू के। के क्या है आपका, स्थिरांक है। ठीक है, तो ये समीकरण किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है आवागाद्रो वांट-हाफ नियम को, जहां V बराबर क्या है, विलयन का आयतन। ठीक है, और n क्या है, समान आयतन में मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये नियम किसको प्रदर्शित करता है, आवागाद्रो वांट-हाफ नियम को प्रदर्शित करता है। तो ये तीन नियम हो गए। ठीक है, बायल वांट-हाफ नियम, चार्ल्स वांट-हाफ नियम और आवागाद्रो वांट-हाफ नियम। ठीक है, अब तीनों नियम यही हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है आपका कि पाई प्रोपोर्शनल 1/V, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि पाई प्रोपोर्शनल टी, ये दूसरा नियम। और तीसरा नियम क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल n। ठीक है, ये तीन नियम हो गए। इन्हीं तीनों नियमों को मिलाकर के वांट-हाफ ने एक समीकरण की व्युत्पत्ति की, जिसको वांट-हाफ समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब वांट-हाफ समीकरण देखते हैं। वांट-हाफ समीकरण, अब देखिए बायल वांट-हाफ नियम के अनुसार, बायल वांट-हाफ नियम के अनुसार
पाई प्रोपोर्शनल 1/v, पहला समीकरण हो गया। इसके बाद दूसरा नियम हमने क्या ज्ञात किया, चार्ल्स वांट हाफ नियम। तो चार्ल्स वांट हाफ नियम के अनुसार क्या है, ये है पाई प्रोपोर्शनल t, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। आवोगाद्रो वांट हाफ नियम के अनुसार v प्रोपोर्शनल n है, ये आपका क्या हो गया, तीसरा नियम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ये 3 नियम है, तीनों नियमों को मिला दिया जाए तो समीकरण 1, 2 व 3 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पाई v प्रोपोर्शनल n t। ठीक है, इन तीनों को हमने मिला दिया, या अगर हम समानुपात हटाएं तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, पाई v इक्वल टू n s t। ठीक है, ये समीकरण जो चौथा समीकरण है, इसी को क्या कहा जाता है, वांट हाफ समीकरण। ठीक है, यही समीकरण क्या है, वांट हाफ समीकरण है। इस समीकरण में अगर हम देखें तो पाई बराबर क्या है, परासरण दाब है। ठीक है, v बराबर क्या है, आयतन है विलयन का। n बराबर क्या है, मोलों की संख्या, v आयतन में मोलों की संख्या है। s क्या है, ये विलयन स्थिरांक कहा जाता है, जिसको हमने समानुपात का जब चिन्ह हटाया तब हमने रखा। nt पहले से ही था, समानुपात हटाया तो स्थिरांक s रखा गया, इसको कहा जाता है विलयन स्थिरांक। और t क्या है, यह है परम ताप। ठीक है, ये पाया गया कि विलयन स्थिरांक का जो मान होता है ये बराबर होता है गैस स्थिरांक r के बराबर। ठीक है, तो हम इस समीकरण को संशोधित करके भी लिख सकते हैं, पाई v बराबर n r t। ठीक है, तो ये समीकरण जो है ये आपका वांट हाफ समीकरण का संशोधित रूप है, पाई v बराबर n r t। अब ध्यान दीजिए, इस समीकरण के ऊपर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। उस न्यूमेरिकल्स को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको सॉल्व करके अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, 2-3 चीज़ें छोटी छोटी सी और हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं समपरासरी विलयन। समपरासरी का मतलब है कि ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब आपस में समान होते हैं, वो क्या होते हैं, समपरासरी विलयन होते हैं। और ऐसे विलयनों को जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं तो विलायक के कणों का गमन एक विलयन से दूसरे विलयन की तरफ नहीं होता है। और इसका रीजन ये होता है कि समपरासरी विलयनों का जो मोलर सांद्रण होता है वह दोनों का समान होता है। ठीक है, तो समपरासरी विलयनों के लिए हम कह सकते हैं कि पाई 1 v1 इक्वल टू पाई 2 v2। ठीक है, जहाँ पाई 1 और v1 क्या है, ये एक विलयन के या पहले विलयन के परासरण दाब और आयतन है, और पाई 2 v2 क्या है, यह दूसरे विलयन का परासरण दाब है और आयतन है। ठीक है, अतिपरासरी एवं न्यून परासरी विलयन, जब 2 विलयन हम लेते हैं उनमें से एक विलयन का परासरण दाब अधिक है और दूसरे विलयन का परासरण दाब कम है, तो अधिक परासरण दाब वाला विलयन अतिपरासरी और कम परासरण दाब वाला विलयन न्यून परासरी विलयन कहलाता है। ठीक है, इसमें जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है तो
कम परासरण दाब वाले विलयन की तरफ अधिक परासरण दाब वाले विलायक के कणों का गमन होता है। ठीक है, इनमें मोलर सांद्रण समान नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक होता है व्युत्क्रम परासरण। ठीक है, ये जान लेते हैं। तो व्युत्क्रम परासरण क्या है कि दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जब पृथक करते हैं तो विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, और जब दाब आरोपित करते हैं तो वह दाब क्या करता है, परासरण की क्रिया को रोक देता है। तो वही दाब परासरण दाब हो जाता है। अब परासरण दाब से अधिक दाब अगर विलयन पर आरोपित कर दिया जाए तो परासरण की क्रिया उल्टी दिशा में होने लगती है, यानी अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के कणों का गमन होने लगता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, व्युत्क्रम परासरण कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया परासरण दाब। एक यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था जो वान हाफ समीकरण पर आधारित है, उसको हम क्विकली देख लेते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कहीं पर अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य आप क्वेश्चन को लिख देंगे, उसको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन स्थिरांक का मान दिया है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2016 में पूछा गया था। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, 2% यूरिया विलयन कहा गया है। इसका मतलब हुआ कि 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में यूरिया की मात्रा ये बराबर कितना हो गई, 2 ग्राम। तो 1000 ml या 1 लीटर यूरिया विलयन में यूरिया की मात्रा कितनी हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 20 ग्राम। ठीक है, अब हमको पता है वान हाफ समीकरण से पाई वी बराबर क्या होता है, ये होता है NRT या NST आप कह सकते हैं। ठीक है, और N बराबर क्या होता है, W/M, यही। ठीक है, अब हमने क्या मान लिया है कि V बराबर हमने मान लिया 1000 ml या 1 लीटर। ठीक है, तब W बराबर क्या हो गया, 20 ग्राम हो गया, और यूरिया के लिए M यानी अणुभार ये होगा 60। ठीक है, तो अब पाई गुणे 1 लीटर ये बराबर क्या हो जाएगा, N क्या है, W/M है, W 20 ग्राम बटे 60 हो गया, गुणे R का मान कितना है 0.0821, गुणे T का मान 27 डिग्री सेल्सियस है, तो T बराबर क्या होता है, ये बराबर हो जाता है 273 डिग्री सेल्सियस। तो 273 प्लस 27 ये कितना हो गया, 300 केल्विन हो गया। ठीक है, तो गुणे कितना हो गया, 300 केल्विन। ठीक है, तो पाई बराबर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा और ये कट जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.21 वायुमंडल। ठीक है, यही क्या प्राप्त होगा, आपका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर विलियन आपका कंप्लीट होता है। टोटल 6 वीडियो हमने प्रोवाइड किए हैं विलियन के। सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। 6 वीडियो में आपको पूरा विलियन चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको आप लोग मेंशन करेंगे ताकि उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम केमिकल काइनेटिक्स चालू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।